सभी साथियों को नमस्कार। मित्रों, देखते ही देखते हम लोग नवीन सागर जी पर केंद्रित इस एकाग्र की 19वीं और अंतिम कड़ी में आ चुके हैं और आज इस एकाग्र के समापन वक्तव्य के लिए हमने प्रख्यात समाजवादी, गांधीवादी चिंतक और लोहिया के विचारों से गहरे प्रभावित रघु ठाकुर जी को आमंत्रित किया है और रघु ठाकुर जी नवीन सागर जी के साथ गहरे जुड़े रहे हैं कई कई स्तरों पर, साहित्य की दुनिया में भी और साहित्य से बाहर भी। नवीन सागर जी, आप सभी जान रहे हैं कि एक साहित्यकार होने के साथ साथ वे एक प्रखर सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता भी रहे। रघु ठाकुर जी से उनके इस पक्ष पर भी चर्चा होगी। इसलिए मित्रों, आज जो हमने कार्ड बनाया रघु ठाकुर जी से विचार विमर्श करके, उसमें आज के इस संवाद का यही शीर्षक रखा कि साहित्य और साहित्येतर दोनों, साहित्येतर से लेकर साहित्य तक नवीन सागर। तो आज इस बातचीत में रघु ठाकुर जी उनके जीवन से जुड़े विभिन्न रंगों से हमें परिचित कराएंगे और उनके बारे में कई ऐसी बातें भी आएंगी जो संभवतः आज कई लोगों के लिए नई भी। तो मैं इस अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए आदरणीय रघु ठाकुर जी से निवेदन करता हूं कि वे कृपया अपनी बात रखें। स्वागत जी। रघु साहब जी, आवाज आ रही है? जी, आ रही है। आ रही है। आवाज आ रही है आपको? जी जी, आ रही है। नवीन सागर से मेरा संबंध लगभग 1965-66 से रहा, जब वो विद्यार्थी थे और पढ़ते थे और अपने हायर एजुकेशन को पढ़ने के लिए उन्होंने विश्वविद्यालय में जाना शुरू किया था। दरअसल नवीन सागर का जिस परिवार में वो जन्म हुआ है, उसमें एक पक्ष उनके पिताजी का है और एक पक्ष उनकी माताजी का है। उनकी माताजी राष्ट्र कवि स्वर्गीय मेथिचरण गुप्त की बेटी थी और एक साहित्य का उत्तराधिकार उनको अपनी मां से मिला था। उनके पिता, जिनको हम सब लोग प्रेम से और सब परिवार के लोग बाबू चचा कहते थे, वो एक बहुत कुशल बांसुरी वादक भी थे, गायक भी थे। तो गायन का पक्ष भी नवीन को अपने पिता से मिला था। यानी मातृ पक्ष से साहित्य, काव्य, इसका उत्तराधिकार, और पितृपक्ष से उनके लिए संगीत, कला, इसका। बाबू चचा भी एक अच्छे कलाकार थे और नवीन भी एक अच्छे चित्र बनाने वाले थे। जब नवीन से हमारा परिचय हुआ तो नवीन हमारे साथ जुड़े और उस जमाने में हम लोग की जो पार्टी थी उसका नाम था संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। इस पार्टी के नेता डॉक्टर लोहिया थे और इस पार्टी की जो युवा शाखा थी समाजवादी योजना सभा, उस योजना सभा में नवीन ने हमारे साथ काम करना शुरू किया था। नवीन की काम करने में बहुत गहरी दिलचस्पी थी और वो लगातार हमारे साथ अनेकों संघर्षों में रहे। जब मैं विश्वविद्यालय के अपने छात्र जीवन के आखिरी समय पर था और विश्वविद्यालय के छात्रों का एक प्रकार से उनका प्रतिनिधि भी था, तब भी नवीन सागर हमारे साथ अनेक छात्र आंदोलनों में रहे। हमको याद है कि एक बार वहां जो बाहर के आए हुए अपराधी किस्म के कुछ लोग थे, उन लोगों ने छात्रावास के छात्रों के साथ में कुछ अन्यायपूर्ण व्यवहार किया था। हमने इसका प्रतिकार किया था।
विश्वविद्यालय बंद किया था और बंद करने के बाद एक जुलूस लेकर के हम लोग जो तत्कालीन कुलपति थे उनके बंगले की ओर गए थे। वहां रास्ते में पुलिस ने बहुत लाठीचार्ज किया। मैं भी घायल हुआ, कुछ चोटें नवीन को भी लगी। उसके बाद हम सब लोग को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। तो नवीन उस आंदोलन से हमारे साथ में रहे और उस आंदोलन से हमारे साथ जुड़े रहे। नवीन का इसके बाद भी जो लगातार हमारे आंदोलन चले, उन कई आंदोलनों में वो हमारे साथ गिरफ्तार होकर जेल में रहे और उन्होंने उन सारे संघर्षों में हिस्सेदारी की। हम लोगों ने अपने योजन सभा की ओर से और पार्टी की ओर से वहां को समाज सेवा के भी काम शुरू किए थे। और हमारे एक साथी हैं प्रोफेसर बद्री प्रसाद जी, वो भी विश्वविद्यालय में बाद में प्रोफेसर रहे, भाषा विज्ञान के, अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं। उस समय उन्होंने एक भिन्न भिन्न जो दलित मोहल्ले हैं, जो भाइयों के मोहल्ले हैं, जैसे एक बढ़िया है, करीला, इस प्रकार के मोहल्ले थे, उन मोहल्लों में ले जाके सफाई अभियान शुरू किया था। तो सफाई अभियान के काम में भी नवीन सागर निरंतर हम लोग के साथ रहे और अपने हाथ से झाड़ू लेकर के उन इलाकों में सफाई करने का काम वो करते थे। नवीन सागर की जो रुचियां थी वो शुरू से भी साहित्यिक रुचियां थी और एक प्रकार से साहित्य लेखन काम वो लगातार करते थे। 1974 में जब जयप्रकाश जी का आंदोलन शुरू हुआ था, तो उस आंदोलन के समय हम लोगों ने एक पुस्तिका निकाली थी, उसका नाम था बिहार आंदोलन। ये लगभग मेरे ख्याल से 125-150 पेज की पुस्तिका थी और इस पुस्तिका में बिहार आंदोलन के सभी प्रकार के पहलुओं को हम लोगों ने संकलित किया था। इस पुस्तिका को तैयार करने में भी सबसे बड़ी भूमिका नवीन सागर की थी और उसका जो मूल काम है वो मूल काम नवीन सागर ने किया था। नवीन सागर लगातार हम लोगों के साथ के आंदोलन में तो जुड़े ही थे, समाजवादी विचार के थे, लोहियावादी थे। इसके साथ साथ वो लोहिया के तरीकों पर जीने का प्रयास भी करते थे। उन्होंने कभी कोई प्रकार का भेदभाव नहीं माना, उन्होंने कभी किसी समझौते के काम नहीं किया, बल्कि एक प्रकार से उन्होंने अपने जीवन के काफी हिस्से को इस पर दांव पे लगाया कि उन्होंने कोई समझौता नहीं किया। नवीन सागर की जो शादी हुई वो मेरी छोटी बहन है छाया सागर, और यह शादी भी इन लोगों ने अपनी स्वेच्छा से की थी, एक प्रकार से अपने आपस के प्रेम संबंधों के चलते की थी। हमको याद है कि उसमें कुछ बाधाएं आ रही थी, तो उस समय छाया जौलपुर में थी और फिर हम लोग जौलपुर से छाया को सागर लाए थे। हमारे मित्र थे शरद यादव, उस समय जो जौलपुर में थे, हम लोग उनको साथ साथ लेके आए थे और फिर सागर में आके हम लोगों ने उनके विवाह को कराया था। और तब से छाया हमारी छोटी बहन के समान रही है और उसी प्रकार का रिश्ता हमारा रहा है। तो नवीन हमारे कार्यकर्ता भी रहे और एक अर्थ में अगर कहें तो बाद में नवीन हमारे बहनों भी बन गए और इस प्रकार से हम लोग के संबंध बने रहे। नवीन आपातकाल में यद्यपि गिरफ्तार नहीं हुए, साहब का नंबर नहीं आ पाया क्योंकि उस समय वो पकड़ में नहीं आ पाए, परंतु वो लगातार आंदोलन के साथ में रहे और जो भी काम उनको बताया उस काम को लेकर करते रहे। बाद में जब 1970 में सरकार बदली और सरकार बदलने के बाद उन्होंने हिंदी ग्रंथ अकादमी में मध्य प्रदेश भोपाल में जाके नौकरी में गए। उसके बाद भी वो लगातार अपने विचारधारा को लेके, समाजवादी और लोहिया की विचारधारा को लेके लगातार काम करते रहे। हमने उस जमाने में एक अखबार शुरू किया था भोपाल से, उस अखबार का नाम था जनचिंतन। तो जनचिंतन अखबार के जो पूरा संपादकीय लेखी काम था, उसमें थोड़े बहुत हिस्सेदारी हम लोग की या हमारे साथियों की होती थी और अधिकांश काम नवीन सागर ही करते थे और लगभग उसको छपवाने का काम, उसको भेजने का काम, इस सारा काम वही करते थे। तो नौकरी के साथ साथ वो अपनी प्रतिबद्धता इसके काम में भी रखते थे कि जो विचारधारा को पहुंचाना है उसके लिए हमको एक अखबार के माध्यम से काम करना है। जिन दिनों नवीन सागर भोपाल पहुंचे
उन दिनों जैसा आप सब लोग जानते हैं कि साहित्य में बड़ी खेमेबाजी थी, और जो समाजवादियों का खेमा था साहित्य में, वो खेमा कुछ कमजोर सा पड़ा हुआ था, के कारण से नवीन कई बार उनके नौकरी के ऊपर भी बाधा आई, और ऐसा भी लगा कि शायद वो नौकरी भी नहीं कर पाएंगे। परंतु नवीन ने कभी भी उन बाधाओं की कोई चिंता नहीं की, और वो लगातार अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहे, और न केवल लक्ष्य के प्रति समर्पित ही रहे, बल्कि उन्होंने एक प्रकार से समाजवादी खेमा वहां संगठित किया, खड़ा किया, और खड़ा करने के साथ साथ वो उसके प्रति डट करके खड़े रहे। एक जमाने में काट दिए बंद कर दिए। एक जमाने में जिस प्रकार से हिंदुस्तान के स्तर पर श्री विद्यादेवनारायण शाही ने, जो जिंदा नहीं है शाही जी, उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर समाजवादी या लोहियावादी विचार के लोगों का एक खेमा शुरू किया था, और एक प्रकार से साहित्य के क्षेत्र में उन विचारों की चमक को पहुंचाया था, एक नया ढांचा खड़ा किया था। लगभग वही काम भोपाल में नवीन सागर ने भी किया। नवीन सागर के साथ साथ हम लोग की जो उस समय की टीम थी, उस समय के जो साथी लोग थे, उनमें साथी मुकेश वर्मा जी थे, जो अभी भोपाल में रहते हैं। भाई ब्रजेश कठेल जी थे, जो बाद में नौकरी में चले गए, हरियाणा में पहुंच गए, और अब शायद रिटायर्ड हो गए होंगे, वहीं पर होंगे। ये सब लोग साथ में थे। एक हमारे और नौजवान कार्यकर्ता थे, वो चिरगांव के थे, क्योंकि नवीन का जो ननिहाल था, जिसकी मैंने आपसे चर्चा किया, और वो और चिरगांव लगभग एक ही था। तो वो बीड़ी के उद्योगपति थे, परंतु वो नवीन सागर के बहुत प्रेमी, ब्रजेश भाई के बहुत प्रेमी थे, तो वो भी हम लोग के साथ में इस आंदोलन में लगातार काम करते थे। नवीन सागर के जो बच्चे हैं, वो 3 बच्चे हैं। एक गुड़िया है जो उनकी बेटी है, हम उसको गुड़िया ही बोलते हैं, उसका नाम अक्सर हम भूल जाते हैं। शायद मेरे ख्याल से उसका नाम नम्रता या कुछ तो भी था, पर ध्यान नहीं है क्या वास्तविक नाम क्या है, वो तो हम लोग उसको मिले करके बोलते थे। रघु और साहब, नवीन के जो दोनों बेटे हैं, पांडु और राजा, ये उनके परिवार के ये 3 उनके बच्चे थे। हमको याद है कि जब 1980 में हम लोग की पार्टी चुनाव में हार गई, तो उसके हारने के बाद हमारे पास में कोई भोपाल में रहने का ठिकाना भी शायद नहीं था। तो हम काफी समय नवीन के घर पे ही रहे, प्रोफेसर कॉलोनी में, और बहुत कठिनाई का समय था, आर्थिक कठिनाई का समय था। इसके बावजूद भी नवीन और छाया ने हमारे लिए लगातार पूरा सहयोग किया, और समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ाते रहने में हमको पूरा योगदान किया है, पूरा सहयोग किया, उनके पूरे परिवार ने किया। उनके बच्चे थोड़े हमारे अनुशासन से डरते भी थे, और अभी नाम याद आया, समता, गुड़िया का नाम समता है। तो ये बच्चे हमसे बहुत डरते भी थे। हमको सब लोग बोलते थे, हमको देख के छिप जाते कि रघु मामा आ गए हैं, तो अभी छिप जाओ, क्योंकि रघु मामा की डांट ना पड़ जाए। और कई बार तो जब मैं वहां नहीं होता था, तो जो बच्चे आपस में खेल खेलते हैं, तो उस खेल में एक जन रघु मामा बन जाता था और 2 बच्चों को डराता था। तो ये भी क्या थी। भोपाल में रहते हुए भी नवीन सागर ने लगातार समाजवादी विचारों के लिए काम किया। मैंने आपको बताया कि जनचंद्र अखबार का काम भी उन्होंने किया और काफी प्रभाव बढ़ाया। एक बार ये भी चर्चा हुई, जब हम लोग लोकदल में थे 1980 के जमाने में, और चौधरी चरण सिंह जी उस समय हम लोग के लोकदल के अध्यक्ष थे, वो भोपाल आए हुए थे। तो उनसे हम लोग चर्चा की थी कि एक साहित्य की कोई पत्रिका हमारे विचार के आधार पर, जिसमें किसानों की, समाजवादियों की विचारधारा है, उसके आधार पर अपने लोकदल से शुरू की जानी चाहिए। और ये काम के लिए भी जो जिम्मेवारी तय हुई थी, वो नवीन सागर की तय हुई थी। चौधरी साहब ने, चौधरी चरण सिंह जी ने इसके लिए सहमति भी व्यक्त की थी,
और नवीन की और उनकी करीब आधा 1 घंटे की चर्चा भी हो गई थी। पर बाद में जब उन्होंने कहा कि तुमको दिल्ली आना पड़ेगा, उस समय नवीन को अपने कठिनाइयों के चलते दिल्ली जाना संभव नहीं था और नौकरी छोड़ना व्यवहारिक और संभव भी नहीं था, तो नवीन वहाँ नहीं जा पाए, वरना हो सकता है कि वो एक राष्ट्रीय भूमिका भी अदा पहुँच पाते। बहरहाल उन्होंने भोपाल के साहित्यिक क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाई और साहित्यिक क्षेत्र में रविचंद्र साय जी हैं, राम कुमार तिवारी हैं और तमाम लोग हैं, साथी लोग हैं, मित्र लोग हैं। मुकेश जी का तो नाम हमने लिया सबसे पहले। इन सब लोगों का साथ उनको मिलता रहा। उनके जो बहनें हैं, उन बहनों के साथ भी लगभग हम लोगों का उसी प्रकार का पारिवारिक रिश्ता संबंध रहा। एक बहन की शादी, बल्कि कहना चाहिए एक पास से दोनों ही बहनें उनकी दतिया में रहीं और जब मैं भिंड से लोकसभा का चुनाव लड़ा था, उस चुनाव में नवीन भी चुनाव में हमारे प्रचार में आई थे, परंतु मैं अपनी एक बहन के घर में ही रहा था और उनके पति ने और बहन ने हमारे काफी कार्यकर्ताओं को अपने घर पर ठहरा के लगातार उनके लिए खाने की, उनके ठहरने की सारी व्यवस्था की थी। अब्बू जी उनका नाम था, उनके बहनोई का नाम था अब्बू जी, और उनके यहाँ पे किया था। इसी प्रकार से दूसरी बहन भी यद्यपि नौकरी में रही, शिक्षा विभाग में रही, परंतु वो भी लगातार नवीन के विचारों के काम में सहयोगी रही। नवीन सागर में जो गुण थे कि वो अपने संबंधों को बहुत गहराई से और तीव्रता से जीते थे और निभाते थे। यानी हमारे उनके जो संबंध रहे, तो मैं समझता हूँ कि शायद वो ऐसे एक व्यक्ति होंगे कि जिन्होंने कभी भी हम लोग की या डॉक्टर लोहिया की कोई आलोचना सुनी ही नहीं। अगर किसी ने कोई आलोचना सुनने का, कहने का प्रयास किया, तो फिर उन्होंने तत्काल उसका तो वहीं पर खंडन कर दिया और खंडन करते हुए उन्होंने शक्ति के साथ या तेजी के साथ अपनी बात को रखा। यानी वो अपने रिश्तों को लगातार जीते रहे और मृत्यु भी उनके रिश्तों को तोड़ नहीं पाई। नवीन सागर पैसे के बड़े दुश्मन थे। यद्यपि उनके पास में आर्थिक साधन बहुत कम थे और उस समय तो तनख्वाहें भी बहुत कम थी। अब तो कुछ 6वें वेतनमान के बाद तनख्वाहें बढ़ गई, काफी बढ़ गई हैं। उस समय तनख्वाहें कम थी, परंतु नवीन सागर ने कभी पैसे की चिंता नहीं की। हालांकि कई बार तो ये होती थी कि तनख्वाह मिलने के बाद 2 दिन के बाद ही मालूम पड़ा कि वो नवीन सागर उधार लेते घूम रहे हैं, क्योंकि उनके पास में जो पैसा होता था वो पैसा उनका खर्च हो जाता था और पैसे को वो तो निर्दयता से खर्च करते थे। यानी कई बार तो मुझे लगता था कि गैर जरूरी है और मैं उनको कहता भी था, परंतु अगर पैसा उनके पास में है तो उनका सबसे प्रथम शत्रु पैसा ही होता था। पैसा मतलब उनके वेतन का ही पैसा था और तो कोई पैसे के साधन उनके पास था नहीं। फिर उनकी जो रुचियां थी, रुचियों पर वो पैसा उनका खर्च होता था। हालांकि एक बात जरूर है कि जो साहित्यिक जगत हम लोग के यहाँ देश का है, इस साहित्य जगत में जो खेमेबंदियां हैं या जो जमींदार लोग बन गए हैं, वो साहित्यिक जमींदार भी अपने साथियों को बहुत शोषण करते हैं। मैं समझता हूँ, मैं जानता भी हूँ कुछ घटनाओं के, नवीन सागर का भी कुछ साहित्यिक जमींदारों ने बड़ा शोषण किया है। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, परंतु जिस प्रकार का शोषण उनका हुआ मुझे पता है। और इसके बाद भी नवीन सागर ने अपने रास्ते को कभी छोड़ा नहीं। नवीन के बस में जो कुछ होता था वो किसी को भी करने के लिए तैयार हो जाता था। अपने घर की कितनी कठिनाई हो, उस कठिनाई को वैसे चिंता नहीं की। और एक अर्थ में तो अगर देखा जाए तो नवीन के इन साहित्यिक या इन सामाजिक, राजनीतिक और इस प्रकार के स्वभाव, जो एक जीने का सलीका उनका था, इसका सबसे बड़ा अगर कोई बोझ या कोई तकलीफ हुई होगी तो मेरे ख्याल से वो तकलीफ छाया को ही होगी कि किस कठिनाई की परिस्थिति में उसने घर चलाया होगा, किस कठिनाई की परिस्थिति में उन्होंने बच्चों को पाला होगा, तो पढ़ाया होगा, इसके बारे में नवीन को तो कल्पना भी शायद नहीं हुई। और छाया का एक अद्भुत स्वभाव था कि छाया ने कभी भी उफ नहीं किया। छाया ने कभी भी नवीन की कोई शिकायत नहीं की। छाया ने कभी भी नवीन के प्रति कोई दुख व्यक्त नहीं किया, कोई चिंता व्यक्त नहीं की और बल्कि नवीन की हर इच्छा को, हर बातों को नवीन ने बहुत गहराई के साथ में छाया ने उनको पूरा किया। नवीन की कविताओं को सुनने का जो सबसे पहला श्रोता होता था, वो मेरे ख्याल से छाया ही होती थी।
और छाया को नींद आ रही हो तो भी, जाग रही हो तो भी, खाना बना रही हो तो भी, अगर नवीन सागर कविता लेके आ गया और कविता सुनने लगे तो फिर कविता सुनना उसका धर्म था और वो कविता को सुनती थी। ऐसा नहीं कि नवीन सागर ने कभी नारी को दबाने का प्रयास किया, ऐसा नहीं था। नवीन सागर ने कभी छाया को कोई किसी भी प्रकार से कोई दबाने का या किसी प्रकार का ऐसा कोई पुरुषवादी प्रकार का प्रयास नहीं किया, बल्कि बहुत आदमी, बहुत मधुर एक प्रकार के, मतलब जैसा प्रेम शुरू लोगों का शुरू हुआ था वो प्रेम उनका आखिरी तक रहा। परंतु नवीन की सारी गतिविधियों को छाया ने बहुत हिम्मत के साथ सहती रही, हिम्मत के साथ उनके साथ जीती रही और लगातार उनके कहती रही। उनके बच्चों ने भी कभी नवीन के प्रति कोई शिकायत नहीं की, तकलीफ हो तो नहीं हो तो। 1984 की बात है जब गैस रसन कांड हुआ भोपाल में, अक्टूबर का महीना था। तो मैं उस दिन विदिशा में था, एक सभा थी हमारी, विदिशा की सभा करके मैं आने वाला था रात को ही, और गाड़ी में बैठ भी गया था। पर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि वो गाड़ी, हमको कुछ लगा मन में या कुछ सर्दी थी, तो मैं कहा कि नहीं अब सुबह जाएंगे। उस दिन रात को गैस रसन हुआ था। उस जिस दिन वो गैस रिसी है उस दिन नवीन सागर प्रोफेसर कॉलोनी में थे, जहां पर गैस के रिसन का बहुत गहरा प्रभाव हुआ था। अरे ये हालत थी कि उनको किसी को पता भी नहीं था कि ये क्या हो रहा है, और नवीन ने और बच्चों ने पंखा चला चला के और रजाई ओढ़ करके किसी प्रकार से वो रात अपनी काटी थी, या अपनी जान बचाई थी, अपनी जान बच पाई थी। हम सुबह वहां पर पहुंचे तो उन्होंने अपना घटनाक्रम बताया। और वैसे भी जिस प्रकार का वो भवन मकान था जहां वो किराए से रहते थे, उस मकान में उस समय का अपना खुद का मकान नहीं था। उस मकान में रहना भी कठिन काम था, क्योंकि जिन सज्जन का मकान था वो खुद भी कुछ नौकरी से परेशान थे, शायद कुछ सस्पेंड वगैरह थे, और उनका किराए का मकान था, परंतु वो उसकी मरम्मत करने की स्थिति में नहीं थे। उस मकान की स्थिति ये थी कि वो मकान में चारों ओर से पानी गिरता था, छूता था, और जैसे कभी मैं वहां रुक जाता था, उस पर सोता था, तो मच्छरों के बचाव के लिए पूरी ताकत से पंखा चला के और फिर रजाई ओढ़ के सोना पड़ता था, ताकि बच्चों से न कट पाए। ये स्थिति मकान की थी। उसी मकान में कभी हम लोग साथ में भी रह आए थे। नवीन में एक अद्भुत गुण था कि नवीन की आत्मीयता से सभी लोग बहुत जुड़े हुए थे। हम लोग के एक साथी थे प्रसन्न कुमार धगट, प्रसन्न शंकर धगट, जो जनसंपर्क विभाग में बाद में एडिशनल डायरेक्टर बन गए थे और बहुत मानवीय आदमी थे। नवीन के घर में इन लोगों ने एक कुत्ता पाला था। अब नवीन कहीं, मतलब छाया और बच्चे कहीं बाहर चले गए थे, नवीन वहीं पर थे और घर में कुत्ता था। तो अब कुत्ते को खाना कहाँ से दिया जाए? नवीन का खुद ही खाने का ठिकाने थे। नवीन कभी कभी आते थे, अपने होटल में खा लेते थे, कुछ ले आते थे, उसको दे देते। तो धगट साहब को ये बात समझ में आई, है नवीन ने कोई चर्चा में कहा, तो वो नवीन को कभी कभी प्रवास खाने को बुलाते थे, क्योंकि वो नवीन के अंदर से बहुत प्रभावित थे। क्योंकि नवीन के भीतर एक बहुत जिंदा दिल इंसान था। नवीन के भीतर एक भावनाओं से भरा हुआ इंसान था। नवीन के मन के भीतर भावनाओं का बड़ा एक समुद्र था। नवीन ऊपर से जो नजर आता था वो नवीन भीतर नहीं था। नवीन भीतर से एक पूरे आत्मीयता के, प्रेम के सराबोर में डूबा उस समुद्र के भाव। और धगड़ साहब इसको पहचानते थे। तो धगड़ साहब ने सोचा कि इनको तकलीफ हो गई, ये बेचारा कुत्ता क्या करेगा। तो वो आते थे, और जब ये नवीन नहीं होते थे अब घर पे आते थे, अपने घर से रोटी लेके आते थे और लाके एक रस्सी बांध के इनके घर के अंदर डाल देते थे, तो कुत्ता खा लेता था। एक दिन नवीन ने देखा कि भाई कोई व्यक्ति आता है, पता नहीं कौन आता है, और हमारे यहाँ धागे में डाके या रस्सी में बांध के रोटी अंदर डाल देता है और कुत्ता के लिए डाल देता है। तो एक दिन नवीन सागर को वो अपने घर पर, धगड़ साहब अपने घर पर खाना खिलाने के लिए गए, और वहां नवीन सागर ने उससे चर्चा की कि धगड़ साहब, कोई व्यक्ति हमारे यहाँ आता है, हमारे कुत्ते के लिए रोड की रस्सी बांध के डाल जाता है। तो बोले चुप रहो चुप रहो, तुम्हारी भाभी सुन ली तो गड़बड़ हो जाएगा। पर भाभी ने तो सुन लिया। तो भाभी ने तत्काल ही कहा कि हाँ, आज हमें समझ आया कि रोटियां चोरी क्यों हो रही है। तो ये इस प्रकार के रिश्ते थे कि मतलब जिनमें कितना एक दूसरे के प्रति ख्याल करना, कितना एक दूसरे की भावना है। हम आपको भी खाना खिलाएंगे तो आप पर आपका कुत्ता भी जिंदा रहे, इसकी भी चिंता करेंगे, और इसको भी आपको बताएंगे नहीं। ये रिश्ते भी नवीन सागर के और सब लोगों के बीच में थे।
एक समाजवादी परिवार का जो रिश्ता था, कहीं कहीं बड़ा रिश्ता था, जाके और साहित्यिक क्षेत्र में उन्होंने कुछ ज्यादा काम किया, तो उनके काम की काफी चर्चा हुई है। और अब तक साहित्य के क्षेत्र में उनका काफी का साहित्य का जो स्तर है, उस स्तर पर अभी भी वो उनको स्थान नहीं मिल पाया है जो स्थान को मिलना चाहिए। हम बहुत सारे यद्यपि मैं साहित्य के क्षेत्र का व्यक्ति नहीं हूँ, पेशेवर साहित्यकार भी नहीं हूँ, परंतु अपने साथियों के चलते, अपनी विचारधारा के चलते कुछ थोड़ा तो उसको पढ़ने लिखने का प्रयास करता रहता हूँ। तो मैंने नवीन को भी कभी कभी कुछ छोटी मोटी चीजों को पढ़ा है, कभी जाना है। और मुकेश वर्मा जी तो लगातार उनके एक प्रकार के सहयोगी रहे हैं। और सहयोगी क्या रहे हैं, मतलब मैं समझता हूँ कि भोपाल शहर में अगर उनका कोई सरप्रस्त रहा है, ना कि वो नवीन का बल्कि नवीन के पूरे परिवार का भी, तो वो उसमें एक मुकेश वर्मा जी का नाम है कि उन्होंने उनको सरप्रस्ती दी है। क्योंकि नवीन के जो बड़े भाई हैं रवि, रवि और मुकेश वर्मा जी साथ साथ थे, और इनमें काफी मित्रता और संबंध थे। हमें याद है कि जब नवीन की शादी हम लोगों ने कराई थी, उसके बाद नवीन गाजियाबाद पहुंच गए थे, क्योंकि रवि वहां गाजियाबाद में थे, मुदीरगढ़ में थे। और एक दिन मुकेश वर्मा जी हमसे बोले कि हम लोग के लिए चलना चाहिए, हम लोग एक बार उससे मिल के आते हैं कि नवीन छाया कैसे है। तो हमने भी चलो चलते हैं। अब उस समय हम लोग करीब दोनों लोग बेरोजगार जैसी स्थिति में थे, हम तो पूरे ही बेरोजगार थे, और मुकेश भाई के भाई कुछ पैसे से थोड़े बहुत थे, तो बोले इतने पैसे चलो हम चलते हैं। तो हम और मुकेश वर्मा जी वहां से आए, दिल्ली आए, और दिल्ली से गाड़ी पकड़ के गाजियाबाद गए। अब गाजियाबाद में जब वो गाड़ी रुकी तो हम लोग वहां उतरे, पर उस गाड़ी का जो स्टॉपेज है, यानी जो तकनीकी स्टॉपेज है, वहां पर नहीं था। तो हम लोगों को एक कंडक्टर ने पकड़ लिया, और कंडक्टर ने पकड़ के भाई आपका जो टिकट है, ये टिकट है। हमने कहा टिकट तो है। मुकेश जी ने उनको बताया कि टिकट है। उन्होंने कहा नहीं, ये टिकट आपके पास नहीं है, क्योंकि आप जिस गाड़ी में बैठ के आए हैं इसमें सीमा है कि इतने किलोमीटर की यात्रा होना चाहिए। टिकट आपका है, परंतु आप इस गाड़ी के बैठने के पात्र नहीं थे। इसको हम लोग समझे भी नहीं थे। तो खैर वहां गए तो फिर उसने कुछ 100-200 रुपये जमाने जो भी जुर्माना लिया। और उसके बाद फिर हम लोग वहां रवि के घर पे पहुंचे और वहां रुके। शेरा यात्री से भी हमारी मुलाकात सबसे पहले वहीं पर हुई थी, और वहां भी नवीन रवि के साथ रह करके, और नवीन और शायद दोनों ही थे, और अपना रचनात्मक कामों में लगे हुए थे, रचनात्मक कामों कर रहे थे। तो जहां कहीं भी वो रहे, उन्होंने अपने साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य के लोगों में एक पहचान बनाई। शेरा यात्री के साथ जो उनके संबंध रहे, वो इतने गहरे संबंध बने कि मुझे याद है कि बाद में भी वो कभी कभार भोपाल पहुंच जाते थे, कभी नवीन को बुलाते थे, आते थे, और उनके साथ संबंध रहे। ब्रजेश कठेल जी खैर उनके परिवार जैसे ही थे, उनका भी साथ के ही संबंध रहे। हमारे सागर के एक बड़े साहित्यकार, बड़े कवि थे रविन्द्रनाथ दुबे जी। वास्तव में रविन्द्रनाथ दुबे बहुत बड़ी प्रतिभा के धनी थे। और चूंकि सागर एक छोटा शहर है, जहाँ पे उस प्रकार की व्यापारिकता की चीज अभी नहीं है, और इन चीजों में थोड़ा पीछे है, तो इसका एक परिणाम ये हुआ कि रविन्द्रनाथ दुबे का भी स्थान नहीं मिल पाया। और रविन्द्रनाथ दुबे का जो काव्य है और उनकी जो साहित्यिक प्रतिभा है, वो अद्भुत है। रविन्द्रनाथ दुबे के जो उपन्यास था टोले, वो उपन्यास मैं समझता हूँ कि बुंदेलखंड के जो कस्बाई मानसिकता है, उस मानसिकता के ऊपर एक बहुत गहरा उपन्यास था। और जिसमें स्थानीय भाषा में, स्थानीय बोलचाल में रविन्द्रनाथ दुबे ने एक उस जनजीवन का सटीक वर्णन किया था, जो जीवन में जीता है। तो रविन्द्रनाथ दुबे नवीन के हम लोग सबसे साथी थे, और वहां पर सागर में सब लोग साथ काम करते थे, दुबे जी इस पर काम करते थे। और दुबे जी भी नियमित उनका भोपाल आना जाना होता था, आते थे, 1-2 महीने में आके फिर नवीन के पास टिक जाते थे। और नवीन आवभगत में अद्भुत नवीन की सेवा थी, क्योंकि नवीन की आवभगत से लोग इतने प्रभावित होते थे, क्योंकि ऐसा आवभगत करने वाला कौन मिलेगा कि जो कभी आपके जेब में हाथी भी ना डालने दे। जो अपने पास नहीं हो तो उधार मांग के खर्च कर ले, किसी से उधार मांग ले। और एक मजेदार बात ये थी कि नवीन सागर जिसको देते थे, वो उधार नहीं होता था, पर नवीन जिससे लेते थे, वो उधार होता था। तो ये नवीन सागर का स्वभाव था।
तो नवीन सागर ने जो साहित्य की रचना की, उनका सारा साहित्य भी जो मैं महसूस करता हूँ कि एक प्रकार से वो समाजवादी साहित्य है, और उसमें हर कदम पर उस पर समाजवादी विचारधारा है। अब उनकी एक जो कविता है, जो हम लोगों ने अभी हम एक जो अखबार निकालते हैं भोपाल से, उसका नाम है दुखिया वाणी। हम लोगों ने जब जनचिंतन अखबार निकाला था, जब इसके लिए काम नवीन को सौंपा था, तो उस अखबार का भी हम लोगों ने ये निर्णय किया था कि हम लोग कोई विज्ञापन नहीं छापेंगे, और हम लोगों ने बगैर विज्ञापन के अखबार निकाला था। अभी भी जो दुखिया वाणी अखबार हम लोग निकालते हैं, ये मासिक है, पर इसमें हम लोग कोई विज्ञापन नहीं छापते। उसमें अभी हमने हाल में नवीन की एक कविता छापी, जो कविता बहुत लोगों ने पढ़ी होगी, जानी होगी, पर इस कविता के कितने प्रकार के पक्ष हैं, इस कविता का कितना विश्लेषण हो सकता है, इसलिए मैं इस कविता को थोड़ा सा आपके सामने रखना चाहता हूँ। जिसने मेरा घर जलाया, उसे इतना बड़ा घर देना कि बाहर निकलने को चले पर निकल ना पाए। जिसने मुझे मारा, उसे सब देना, मृत्यु ना देना। जिसने मेरी रोटी छीनी, उसे रोटियों के समुद्र में फेंकना और तूफान उठाना। जिससे मैं नहीं मिला, उनसे मिलवाना, मुझे इतनी दूर छोड़ाना कि बराबर संसार में आता रहूं। अगली बार इतना प्रेम देना कि कह सकूं प्रेम करता हूं मेरे सामने। अब देखिए, इस नवीन की कविता में कितना आक्रोश है। लोगों ने नवीन के साथ जो अन्याय किया है, उसके प्रति गंभीर पीड़ा उसके मन में है, गंभीर आक्रोश है। पर ये आक्रोश जो है, ये अहिंसक आक्रोश है। ये आक्रोश एक प्रकार से जो गांधी की, लोहिया की जो विचारधारा रही, उस प्रकार का आक्रोश है कि जिस आक्रोश में हिंसा नहीं है। नवीन ये नहीं कह रहा कि जिनने मुझे मारा है, इसलिए भगवान तुम मार देना, या कोई कल्पना करके साथ बुरा करना। नवीन उनके साथ अच्छा कर रहा है। जो गांधी कहते थे कि दूसरा आपके साथ बुरा करे, पर आप उसके साथ भला करो, तो नवीन यहाँ एक प्रकार के उस अहिंसक सत्याग्रह का पर्याय इस कविता में लिख रहा है, बोल रहा है कि जिनने हमारा घर जलाया है, उन्हें उनका घर आप पर जलाना, उनके लिए बड़ा मकान देना। तो ये एक प्रकार का जो अहिंसक प्रतिकार है, ये एक प्रकार जो प्रेम का प्रतिकार है, जो सत्य में सत्याग्रह है। तो नवीन की इस काव्य शास्त्र में उस सत्याग्रह की पुनरावृत्ति होती है जो गांधी का सत्याग्रह था। गांधी इंसान को प्रेम से बदलना चाहते थे, और नवीन भी इंसान के प्रति कोई शिकायत भी कर रहा है, आक्रोश भी है, तो उसके पीछे प्रेम और उसके पीछे अहिंसा, उसके पीछे जो चीजें हैं। तो ये नवीन का एक गुण रहा है कि नवीन की जो कविताएं हैं, नवीन का जो साहित्य है, वो साहित्य एक प्रकार से हर कदम पर, हर शब्द पर वो साहित्य समाजवादी साहित्य है। अब नवीन की एक कविता थी, वो कविता है पैसा पैसा। तो आप देखिए, किस पैसा पैसा कविता में नवीन ने किस प्रकार से लिखा है। इस पैसा पैसा कविता में नवीन ने पैसे को किस प्रकार से नकारा है। तो एक व्यक्ति जो अर्थ को नकारे, एक व्यक्ति जो अपने जीवन में अर्थ के लिए महत्व ना देकर इंसान को महत्व दे, एक व्यक्ति जो अपने जीवन में पैसे को महत्व देकर के रिश्तों को महत्व दे, एक व्यक्ति जो लगातार समता के प्रति समर्पित हो, वो व्यक्ति नवीन है, जो अपनी पैसा पैसा कविता में इस पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को, बाजार की अर्थव्यवस्था को, व्यापार की अर्थव्यवस्था को, जो मानवीय रिश्तों को व्यापार में बदल रही है, वो सारी अर्थव्यवस्था को नकारता है, वो पैसे को नकारने का काम करता है। नवीन का कितना गहरा भाव था। नवीन की जो बड़ी बेटी है, एक ही बेटी है, और गुड़िया इसको बोलते हैं, उसका नाम है समता। अभी हमको उसका नाम इस पर दिखाना। अब नवीन ने अपने बेटी का नाम ही समता रखा, और इसलिए कि नवीन ने अपने बेटी को नाम को रखने में भी अपने उस जीवन के लक्ष्य को सामने रखा कि हम समाजवाद के प्रति समर्पित हैं। नवीन अगर साहित्यिक व्यक्ति थे, वो चाहते तो कोई भी साहित्यिक नाम रख सकते थे। आजकल तो बहुत सारे साहित्यिक नाम होते हैं, कोई पुराने इतिहास की किसी किताब के, कोई धर्म के ऊपर, किसी देवी देवता के, किसी और का नाम रखते थे। पर नवीन ने समता नाम रखा, और समता नाम रखने का पीछे जो उद्देश्य था, वो उद्देश्य ये था नवीन का कि नवीन का लक्ष्य, नवीन अपने बच्चों को भी उन सिद्धांतों को पहुंचा रहे थे, उन सिद्धांतों से एक प्रकार से बचपन से संस्कारित कर रहे थे। लोग बच्चों को संस्कार देते हैं कि उनको जनेऊ पहना देते हैं, कोई को चोटी पहना देते हैं, कोई सो देते हैं,
और नवीन अपने बच्चों के नाम में भी उनके लिए एक प्रकार से वो संस्कार दे रहे थे, जो संस्कार समाजवादी विचारधारा के संस्कार, समता के संस्कार था। उनकी एक किताब हमको पढ़ने का अवसर मिला था, जिस किताब का नाम था नींद से लंबी रात। अब आप देखिए कि इस नींद से लंबी रात का जो भाव है, हम में से बहुत लोग हैं जो शायद अनिद्रा के शिकार कभी न कभी हो गए, परंतु नवीन के लिए एक नींद से लंबी रात की जो कल्पना है, वो कल्पना किन भावों को ले जाने वाली है? वो कल्पना मानव की कौन सी पीड़ा को लेकर चलने वाली कल्पना है? एक इंसान कौन सी पीड़ाओं को या कौन से दर्दों को, कौन से विग्रहों को, कौन से अनुग्रहों को अपने दिमाग में लेकर चल रहा है कि उसके लिए मतलब रात बड़ी हो रही है और नींद से बड़ी, नींद की जो क्षमता है उससे बड़ी रात हो रही है। यानी ये एक प्रकार का अद्भुत कल्पना नवीन की थी। और ये नवीन की एक और जो कविता हमको छोटी सी 2-4 लाइन उसकी याद है, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि मैं कोई साहित्यिक व्यक्ति नहीं, तो मुझे ज्यादा इसका ज्ञान नहीं है, पर मुझे जो पढ़ा है उसमें कहा था कि 29 तारीख को मैं पैदा हुआ था और 29 तारीख को मैं मर जाऊं। अब ये जो कविता है, निसंदेह नवीन का जन्म 29 तारीख को हुआ था, जो आज 29 तारीख 29 नवंबर है, पर 29 तारीख को पैदा हुआ था, 29 को मर जाऊंगा। इसका तात्पर्य क्या है? यानी इंसान की मौत का संबंध केवल शरीर के शांत होने से नहीं है। ये शरीर की मशीन अगर खत्म हो जाती है तो ये मात्र नहीं है, बल्कि उसका संबंध अगर आपकी जीवंतता चली जाती है, आपका विचार चला जाता है, आपका सिद्धांत चला जाता है, आपका लक्ष्य से आप डिग जाते हैं, अपने संकल्प से आप डिग जाते हैं, पीड़ाओं के सामने झुक जाते हैं, तो फिर वो भी मृत्यु है। और नवीन ने इस कविता के माध्यम से एक नए प्रकार की सृष्टि करने का काम किया है। नवीन का संघर्ष भी कुछ अर्थों में कभी कभी मुझे राणा प्रताप किया जाता है कि जब राणा प्रताप अकबर से लड़ रहे थे और परेशानियों में थे, जंगल में थे, तो एक दिन का किस्सा लोग बताते हैं, जो किंवदंती भी है और इतिहास में लिखा भी गया है, कि उनके पास पे घर में खाने को नहीं था, तो घास के बीज की रोटी बना करके बनाई गई थी और उनके बेटे के हाथ की रोटी भी वो उजबुलाव ले गया। जब उजबुलाव ले गया तो बेटा रोया। तो उस दिन प्रताप के मन में संकल्प आया, ये बात आई कि हम अब चिट्ठी लिखना बरकर बहुत हो गया, हम नहीं लड़ना चाहते हैं, हम समझौता करना चाहते हैं। पर उनकी पत्नी ने को रोका कि नहीं, ये मत करो। पर नवीन के लिए किसी को रोकने भी जरूरत पड़ी। नवीन ने इससे कितने संकट झेले, परंतु नवीन ने कभी समझौता नहीं किया, नवीन ने कभी विचार नहीं छोड़ा, नवीन ने कभी समर्पण नहीं किया। यानी जहां वो नौकरी करते थे, वहां की स्थिति ये थी कि वो कई बार अपने इस्तीफा देके अपने अधिकारी को, अवस्थी जी जो थे वहां, सुकौर अवस्थी जी जो उनके अधिकारी होते थे, उनको इस्तीफा देके चले जाते थे कि जाओ, हमको नौकरी नहीं करना। और अवस्थी जी चिंता करते थे कि भैया नौकरी करो यार। कई बार वो हमको कहते थे कि भाई साहब वो इस्तीफा देके इनको कहिए या इनको समझाइए कि इस्तीफा वापस ले ले। और कई बार मुकेश वर्मा जी को बोलते थे, और कई बार हमको गुस्सा होकर के वो कहना पड़ता था कि तुमने इस्तीफा क्यों दिया, इस्तीफा वापस लो। परंतु नवीन के कोई नौकरी का मोह नहीं था, ये नौकरी थी, पेट के लिए लाचारी थी, पर उसके लिए कोई मोह नहीं था। नवीन के लिए मन में संपत्ति के नाम की चीज को मोह नहीं था, जो पूर्णतः संपत्ति से विरक्त था, जिसकी सारी जो भावनाएं हैं वो केवल विचार के केंद्रित आसपास होती थी और सारे समय वो प्रेम की संपत्ति से डूबा हुआ आदमी था। डॉक्टर लोहिया कहते थे कि संपत्ति के ऊपर नियंत्रण का कानून होना चाहिए और संपत्ति को मोह को भी नियंत्रण करना चाहिए। तो नवीन में दोनों चीजें थी, संपत्ति थी नहीं तो नियंत्रण का काम ही नहीं था, परंतु संपत्ति का जो मोह था उसको भी उन्होंने नियंत्रित किया था। और ये नवीन की एक विशेषता थी कि नवीन ने इस बातों को जिया। नवीन अपने रिश्तों को निभाने में बहुत ही, एक बार से कहना चाहिए कि समर्पित व्यक्ति थे। और अगर उनके जिसके साथ संबंध हो, उसके लिए कुछ करना हो या उसको कोई जरूरत पड़ जाए, तो वो जाने अनजाने उसके कुछ भी करने को तैयार हो सकते थे, कहीं भी कह सकते हैं। नवीन के संबंध जिन परिवारों में हुए, उन परिवारों के लोगों के पास हुई बहुत यादें हैं। मुझे नहीं पता कि मुकेश वर्मा जी का तो आपने बताया था सबको कि मुकेश वर्मा जी उस पर बोले हैं। मैं चाहता हूं कि मुकेश वर्मा जी के अलावा जो उनकी पत्नी है, हमारी भाभी प्रभा वर्मा जी, अगर वो नवीन के बारे में बोले तो मेरे ख्याल से वो मुकेश वर्मा जी से भी कुछ बेहतर संस्था बना सकते, क्योंकि उनने किस रूप में देखा, उनके लिए नवीन का क्या रूप था। ये एक प्रकार का सोचने की बात है।
तो उनसे भी इन बातों को सुना जा सकता था, कभी भर से जी सुना जाना चाहिए। तो जी, नवीन के ये जो पक्ष थे साहित्य उनका के पक्ष से, वक्तव्य हुआ है रघु साहब जी जी। छाया जी का भी वक्तव्य यहाँ हुआ है। हाँ, छाया के नहीं, मैं कह रहा हूँ मुकेश वर्मा की जी को पत्नी है प्रभा वर्मा जी, चूंकि जैसे उनके संबंध मुकेश वर्मा से, मुकेश वर्मा जी बोले हैं, अगर प्रभा जी वर्मा जी के भी बुलवाएं, आप अगली बार में बुलवाएं, तो आपको हाँ शायद और भी अच्छे संस्करण उससे मिल सकते हैं, क्योंकि जी अपने मित्र की पत्नी, मित्र के परिवार के लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, जी वो आपको किस रूप में देख रहे हैं। मैं जहां तक महसूस करता हूँ, मैं जहां तक जानता हूँ कि नवीन के प्रति जितनी प्रेम, जितना भावना, जितना श्रद्धा मुकेश वर्मा जी की है, उससे कहीं ज्यादा डॉक्टर प्रभा वर्मा जी की भी, और जी उन्होंने उसकी मानवता को देखा है। तो नवीन की इस मानवता के भाव से बहुत लोग प्रभावित हुए हैं, और एक प्रकार से जो मैंने आपसे कहा कि जो साहित्य उनका था, उस साहित्य में भी इन चीजों की चर्चा आई। उनकी एक और कविता की मैं 2-3 पंक्तियों की चर्चा आपसे करूंगा, जिसमें उन्होंने लिखा था कि मैं जब मरूंगा, मरना मेरे लिए वही होगा, बचने के लिए मैंने जीवन में हत्याएं की। एक इंसान मरने के लिए किस रूप में दिख रहा है कि मैं जब मरूंगा, मरना मेरे लिए वही होगा कि बचने के लिए मैंने जीवन में हत्याएं की। यह नवीन की एक प्रकार की दार्शनिकता है। यह नवीन की जो कविताएं हैं, खासकर जो उनके जीवन की, मतलब जो 80 के दशक के या 90 के दशक के बाद की जो कविताएं हैं, उन कविताओं में गहरी दार्शनिकता, वो गहरी आध्यात्मिकता भी भाव है। ये भी नवीन की कविताओं में नजर आता है। और इसीलिए कविता वो कहते हैं, लिखते हैं कि जो तुम्हें कहीं से बुला रहे हैं, उन्हें नहीं पता वे कहाँ है। जो तुम्हें कहीं से बुला रहे हैं, उन्हें नहीं पता वे कहाँ हैं। जन्म चाहिए, हर चीज को एक और जन्म चाहिए। अब इस कविता में नवीन ने किस प्रकार के भाव को रखा है। जो तुम्हें बुला रहे हैं, कौन है? आपके परिवार के, आपके माता पिता, भाई बहन, और भी ऊपर पहुंचे हैं लोग, आपके संबंध लोग, दोस्त लोग, वो तो बुला रहे हैं। जो तुम्हें कहीं से बुला रहे हैं, उन्हें नहीं पता कि वे कहाँ है, और उनके बारे में उनको भी नहीं पता कि वो कहाँ है। जन्म चाहिए, हर चीज को एक और जन्म लेना होता है। अब ये मैं देखता हूँ कि शायद भारतीय दर्शन का सबसे बड़ा उदाहरण इस एक 2 पंक्ति मिल जाता है। तो नवीन की कविताएं ना केवल मानवता की कविताएं हैं, नवीन की कविताएं ना केवल अहिंसा की कविताएं हैं, नवीन की कविताएं ना केवल सत्य की कविताएं हैं, नवीन की कविताएं ना केवल गांधी और लोहिया की कविताएं हैं, नवीन की कविताएं ना केवल समाजवादी की कविताएं हैं, बल्कि नवीन की कविताएं दार्शनिकता और अध्यात्म से भी उत्पन्न कविताएं हैं। और इसलिए आज नवीन सागर के भी याद करते हैं। नवीन की बहनें हैं, शशि है, शशि भी छोटी बहन है, जो बीच वाली बहन है वो भी है। 3 बहनें नवीन की थी। आज नवीन का सारा परिवार है। पांडु की पत्नी है, राजा और राजा की पत्नी है, और गुड़िया है, गुड़िया बम्बई में है। अब ये सब बच्चे हैं, परंतु इनके सबके प्रति मेरे साथ बड़ी सीमाएं हैं कि मैं बहुत ज्यादा एक जगह रह नहीं पाता हूँ, कुछ यायावरी जिंदगी है, परंतु इन बच्चों की सबकी मैं याद करता रहता हूँ। और नवीन के साथ मेरा जो रिश्ता है, वो रिश्ता शायद मेरे जीवन जीते नहीं टूट सकता। नवीन ने भी कभी जीवन जीते नहीं छोड़ा, और मैं भी जीवन जीते हुए उस रिश्ते से कभी दूर नहीं हो सकता हूँ। इसी बात के साथ मैं अर्पण जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे आज नवीन की याद करने का, बोलने का, उन घटनाओं को याद करने का अवसर दिया, और उसके बारे में अपनी उन पुरानी यादों को भी ताजा करने का क्या दिया। आपसे बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी अर्पण जी। धन्यवाद, धन्यवाद रघु ठाकुर जी, जी इस आत्मीय उद्बोधन के लिए और नवीन सागर जी से जुड़े कई प्रसंगों को हम सभी के साथ साझा करने के लिए। मित्रों, यह एकाग्र यहाँ पर हम विधिवत समाप्त कर रहे हैं। यह एकाग्र जो है एक बेहद ही महत्वपूर्ण और लोकप्रिय एकाग्र रहा। तमाम लोग इससे जुड़े। एक एक करके मैं उन सबके नाम ले लूं। बीज वक्तव्य आदरणीय रमेश चंद्र शाह जी का रहा, और उसके बाद दूसरी कड़ी में
रवि बृजपुरिया जी, उमा गुप्ता जी, पुष्पा गुप्ता जी, शशि अग्रवाल जी, शैली राजपूत जी और अनुराग गुप्ता जी का उद्बोधन रहा। इनकी राय को हम लोग सुने। मित्रों, इस एकाग्र की तीसरी कड़ी में विपिन शर्मा जी और रवि महाशब्दे जी ने नवीन सागर जी की 2 कहानियों का पाठ किया। वीरेंद्र सक्सेना जी ने भी उनकी एक कहानी मूछे का पाठ किया। 5वीं कड़ी में प्रयाग शुक्ल और नवल शुक्ल जी से बातचीत हुई। 6ठी कड़ी में बलराम गुमास्ता जी का उद्बोधन हुआ। 7वीं कड़ी में राजुला शाह जी आई और उन्होंने ज्योत्सना मिलन द्वारा लिखे गए आलेख का पाठ किया और नवीन सागर जी की कविताओं और उनकी पेंटिंग पर केंद्रित अर्घ्य वसु की फिल्म का भी प्रदर्शन किया गया। 9वीं कड़ी में राम कुमार तिवारी जी आए और इसके बाद 10वीं कड़ी में लीलाधर मंडलोई जी का वक्तव्य हुआ। 11वीं कड़ी में राम प्रकाश त्रिपाठी जी आए और उसके बाद 12वीं कड़ी में छाया सागर जी आई और छाया सागर जी के उद्बोधन और पत्राचार से लिए गए अंशों के पाठ के बाद आदित्य सागर जी द्वारा बनाई गई फिल्म का प्रदर्शन हुआ। आज 29 नवंबर को जो उनका जन्मदिन है, इस अवसर पर हमने कुल 6 कार्यक्रम किए। इसकी शुरुआत उनके बड़े बेटे अनिरुद्ध सागर जी के संस्मरणात्मक वक्तव्य से हुआ। बाद में समता सागर जी आई और उन्होंने बड़े ही रोचक अंदाज में नवीन सागर जी पर केंद्रित अपनी बात रखी और उनके अप्रकाशित उपन्यास के अंशों का भी पाठ किया। तदुपरांत 16वीं कड़ी में शंपा शाह जी आई और उनकी कहानियों पर अपना विवेचन प्रस्तुत किया। 17वीं कड़ी में मुकेश वर्मा जी आए और उनसे जुड़े अपने संबंधों पर बात की, उनकी कहानियों पर अपनी राय रखी। 18वीं कड़ी में कृष्ण कुमार जी आए और सागर विश्वविद्यालय के छात्रावास के दिनों को याद किया और अपनी बात रखी। और 19वीं कड़ी में आज हमारे साथ रघु ठाकुर जी जुड़े हुए हैं और इनके इस वक्तव्य के साथ मित्रों, इस अध्यक्षीय वक्तव्य के साथ हम लोग इस एकाग्र को समाप्त करेंगे। मगर उसके पूर्व रघु ठाकुर जी की अनुमति से मैं चाहता हूं कि उनकी 2 कविताओं का यहाँ पर पाठ कर लूं और उसके बाद जी करिए करिए स्वागत। मित्रों, पहली कविता उनके संग्रह नींद से लंबी रात से मैं एक पढ़ रहा हूं। लड़ाई के समाचार। लड़ाई के समाचार दूसरे सारे समाचारों को दबा देते हैं, छा जाते हैं। शांति के प्रयासों की प्रशंसा करते हुए हम अपनी उत्तेजना में मानो चाहते हैं युद्ध जारी रहे। फिर अटकलों और सरगर्मियों का दौर जिसमें फिर युद्ध छिड़ने की गुंजाइश दिखती है। युद्ध रोमांचित करता है। ध्वस्त आबादियों के चित्र देखने का ढंग बाद में शर्मिंदा करता है। अकेले में कैसे हम बचे रहते हैं और हमारा विश्वास बचा रहता है कि हम बचे रहेंगे। गांधीवादी विचार की बात लगातार उनके साहित्य में की जाती है और जिसका एक प्रतिबिंब हम उनकी इस कविता में भी देख सकते हैं, जिसमें व्यंग के माध्यम से और कुछ करुणा के माध्यम से वे अपनी बात रखते हैं। अब मित्रों, उनके दूसरे कविता संग्रह हर घर से गायब से एक कविता पढ़ता हूं। बहुत ही मार्मिक, निर्दोष और सदिच्छा से भरी हुई कविता है। इच्छा।
कविता का शीर्षक ही है इच्छा। मैं अब स्त्री की तरह रहूंगा, वे युद्ध नहीं करती, शराब नहीं पीती, हत्या नहीं करती, बहुत काम करती हैं और प्रेम करती हैं। वे चुपचाप इस धरती का दर्द जानती हैं, सुंदर होती हैं। उन्हें देखना मुझे इतना अच्छा लगता है कि मेरा हृदय फूल की तरह खिलना चाहता है। वे माँ होती हैं, मैं अब स्त्री की तरह रहूंगा, माँ की तरह। तो मित्रों, ये दो कविताएं हम अपने एक बेहद प्रिय, आदरणीय और समर्थ साहित्यकार को याद करते हुए सुने। और आज रघु ठाकुर जी ने जिस तरह से उनके जीवन से जुड़े कई पक्षों को हमारे साथ रखा और अपनी व्यस्त दिनचर्या के बीच हमारे लिए सहज ही उपलब्ध हो सके, उनका हार्दिक अभिनंदन। और तमाम मित्रगण जो आज इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, जिनकी प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं, उन सबका भी धन्यवाद। और उन वक्ताओं का, उन फिल्म मेकर्स, उन आर्टिस्ट, उन एक्टर्स का जो इस कार्यक्रम में लगातार जुड़े रहे और किसी न किसी रूप में हमें अपना सहयोग दिया। बहुत बहुत धन्यवाद रघु ठाकुर जी और तमाम मित्रों का। और मित्रों, जैसा कि शंपा शाह जी धन्यवाद ने, आपको अर्पण जी। जी शुक्रिया, शुक्रिया रघु साहब। तो मित्रों, हम इस एकाग्र को यहीं समाप्त करते हैं। और शंपा शाह जी ने जिस तरह का संकेत किया था अपने वक्तव्य में कि आज अशोक सेक्सरिया जी का भी प्रयाण दिवस है, उनकी पुण्यतिथि है, तो हम आज उन्हें नमन करते हैं, उन्हें याद करते हैं। और कल से हम लोग अशोक सेक्सरिया जी पर भी एकाग्र को विधिवत शुरू करेंगे। आप लोगों का यह स्नेह बना रहे। अभिनंदन। शुभ रात्रि।